हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि मैंने कैपेसिटेंस आपको करवाया था। कैपेसिटेंस में उसमें मोस्टली हमने एक थ्योरेटिकल पार्ट किया था जिसमें मोस्टली मैंने डेरिवेशन और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटेंस में किस टाइप के क्वेश्चन जो है सीबीएसई में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे सीरीज पैरेलल के थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे और फिर चार्ज और पोटेंशियल के भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या होता है और सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है कि जब हम कैपेसिटर्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं इस तरीके से एंड टू एंड, मतलब इसको यदि हमने किसी सोर्स के क्रॉस कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल है, तो बैटरी का ये जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव, मतलब कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव पे है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्टेड होते हैं। या इसको सिंपल शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब एक कैपेसिटर का एंड दूसरे कैपेसिटर के एंड से कनेक्टेड है। कुछ आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे ये एक मोटर लगी हुई है और इस मोटर से पानी सप्लाई कर रहा है, तो ये पहले भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर इस तरह से ये पूरा का पूरा पानी जो है यहाँ से भरने के बाद आ जाएगा। तो इस तरह से इसको समझना ईजी है। तो कुल मिला के यदि ये कोई सोर्स है वोल्टेज का, यहाँ से जो चार्ज सप्लाई कर रहा है, तो ये जो चार्ज सप्लाई करेगा वो चार्ज जो है वो सेम चार्ज होगा पूरे, इस पे भी सेम चार्ज होगा और इस पे भी सेम चार्ज होगा और इस पे भी सेम चार्ज होगा, मतलब टोटल कैपेसिटर जो भी चार्ज स्टोर करता है वो सेम रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि हर एक कैपेसिटर जो है वो सेम चार्ज स्टोर करेगा। और दूसरे टर्म्स में जैसे लेट्स से हमारे पास क्या है, ये V वोल्टेज का आपका क्या है, ये सेल है, और V वोल्टेज के सेल में हम क्या करते हैं कि जैसे ये 10 वोल्ट का एक एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ 10 वोल्ट का आपका क्या है ये सेल है, और तो यहाँ से जो चार्ज आपका जा रहा है वो हर एक चार्ज को 10 जूल की एनर्जी जो है वो देगा, मतलब हर एक कूलम के चार्ज को। तो यहाँ से यहाँ तक जब चार्ज आता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में चार्ज को कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये एक सिंपल पाथ है और कंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस या कोई अपोजिशन नहीं होता चार्जेस को फ्लो होने में। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी इसको खर्च करनी पड़ेगी। लेट्स से उसने V1 एनर्जी खर्च करी, यहाँ से यहाँ तक कोई भी एनर्जी उसने नहीं खर्च की, और इसके क्रॉस उसने जो एनर्जी खर्च की वो फिर से V2 एनर्जी खर्च करी, और सिमिलरली यहाँ पे V3 एनर्जी खर्च करी। तो जो भी टोटल एनर्जी आप सप्लाई करोगी वो सारी की सारी एनर्जी आपकी यहाँ पे यूटिलाइज होगी। इवन यदि आपने मतलब दो ही कैपेसिटर लगाए हुए हैं और ये कैपेसिटर नहीं लगाया हुआ है, तो जो टोटल अप्लाइड एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि वोल्टेज इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को कितना एनर्जी सेल सप्लाई करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कैपेसिटर की बात करें तो V आपका क्या होता है, Q/C1 हो जाएगा, और ये आपका Q/C2 है ना, और ये Q/C3, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, Q/C। तो यहाँ से V आपको मिल जाएगा, और यदि टोटल चार्ज आपने Q ले लिया है तो Q, ये हम कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, सीरीज कर रहे हैं। तो नेट वोल्टेज आपका हो जाएगा Q/C इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। तो आप देख रहे हैं कि सीरीज में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो आपको हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरीके से ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है। इसी तरह से यदि आप इसमें से पैरेलल कॉम्बिनेशन आप करें तो इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लें। जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक 1 माइक्रोकूलम का माइक्रोफैराडे का एक कैपेसिटर और दूसरा आपका क्या 100 माइक्रोफैराडे का। तो इन दोनों का यदि आप पैरेलल निकालो, इफेक्टिव सीरीज में कॉम्बिनेशन निकालो, तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका C1 है और आपका ये C2 है, तो 1 में C12 1 और 2 का इफेक्टिव कैपेसिटेंस यदि देखें तो 1/C1 प्लस आपका क्या हो जाएगा 1/C2 हो जाएगा। तो इसको 1 प्लस 1 बाई आप 100 लिखेंगे, तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा 101 अपॉन में 100, और इनका यदि आप रेसिप्रोकल ले लें क्योंकि आपको C12 निकालना, तो 100 अपॉन में 101। तो इस तरीके से आप देखें तो ये जो वैल्यू है आपकी क्या है, लेस देन 1 होती है। आप देखें तो हमारे पास जो ये कैपेसिटर है आपका 1 माइक्रोफैराडे का और ये 100 माइक्रोफैराडे का, तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो जो छोटा वाला कैपेसिटर है उससे भी कम होगी। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में
कि जितने भी कैपेसिटर होते हैं उन सभी की एक प्लेट एक एंड में कनेक्टेड होती है। जैसे ये कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और ये 3 कैपेसिटर हैं, जैसे कि C1, C2, C3 एंड ये नीचे वाला आपका क्या है, C3 है। तो इस पे एक चीज देखिए कि ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, तीनों कैपेसिटर की एक प्लेट जो है वो एक ही एंड पे कनेक्टेड है, ऐसे यहाँ पे, और ये वाली जो प्लेट है यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है। तो ये यदि एक ही एंड पे कनेक्टेड है, ये बैटरी के एक टर्मिनल पे, ये तीनों प्लेट एक टर्मिनल पे कनेक्टेड है और ये तीनों प्लेट इस टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो यदि इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन होता है तो वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो यहाँ से जो भी चार्ज सप्लाई करेगा वो चार्ज के फ्लो होने के 3 रास्ते हैं ना, यहाँ से यदि कुछ जाएगा, यहाँ से कुछ जाएगा, यहाँ से कुछ जाएगा। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे मोटर लगी हुई है और वो मोटर पानी सप्लाई कर रही है, ये पाइप है, तो पाइप यहाँ से यहाँ तक एक ही पाइप है, तो उतना ही पानी फ्लो होगा जो यहाँ से मोटर सप्लाई कर रही है। अब यहाँ पे आने के बाद 3 हिस्से में पाइप डिवाइड हो गया, एक पाइप इधर चला गया, एक पाइप इधर चला गया, एक पाइप इधर चला गया, तो कॉमन सी बात है पानी भी यहाँ से आने वाला डिवाइड हो जाएगा। तो सिमिलरली आप बोल सकते हैं जो चार्ज यहाँ से आ रहा है वो चार्ज भी डिवाइड हो रहा है 3 हिस्से में। तो यहाँ से जो चार्ज आएगा, अब एक चीज देखिए कि यहाँ पे जैसे ये V वोल्ट की सेल है या V वोल्ट की सोर्स ऑफ वोल्टेज है, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे जाना है आपको, A से B जाना है। तो A से B चाहे आप इस रास्ते से होके जाए, इस रास्ते से होके जाए, इस रास्ते से होके जाए, हर रास्ते पे आपका जो है वर्क डन सेम रहेगा। ये यूं कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, चाहे आप इस रास्ते से जाएं चाहे इस रास्ते से, क्योंकि पोटेंशियल किसी गिवन पॉइंट पे फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा, चाहे कोई सा भी पाथ फॉलो करो। ये कंजर्वेटिव नेचर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या पोटेंशियल की प्रॉपर्टी होती है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो वोल्टेज है और इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, सबका वोल्टेज आपका क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ चार्ज आपका डिवाइड हो गया। तो जो चार्ज क्यू यहाँ से जो सप्लाई हुआ था वो चार्ज आपका 3 पार्ट में आपका डिवाइड हो रहा है, और Q जो होता है वो C1V के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का वोल्टेज क्या है, सेम है। C1V प्लस C2V प्लस आपका C3V हो गया और आपका CV हो गया। तो ये कॉमन ले लेंगे तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपको मिल गया। तो यानी कि यदि मैंने जैसे इसका एक 1 माइक्रोफराडे का ले लिया है, इसका आपका 100 माइक्रोफराडे का लिया है, और इसका कैपेसिटेंस आपका जो है 1000 माइक्रोफराडे का ले लिया। तो सिंपल सी बात है, इन सबको यदि आप ऐड करें तो C इफेक्टिव आपका कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 100 प्लस 1, तो आपका कितना आ रहा है आंसर 1 1, और कितना हो जाएगा 0 1। इस तरीके से आपका 1000 माइक्रोफराडे आपका C इफेक्टिव ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये पैरेलल में आपका सिंपली क्या कर देना, आपको ऐड कर देना। तो ये इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस तो सीरीज पैरेलल के निकालने के लिए अब आते नहीं है, इसमें से थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल थोड़ा सा अप कर दिया गया है। तो जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल करते हैं कि जैसे कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐसा लगा हुआ है। ये वो लगा आपका 10 माइक्रोफराडे है, ये आपका 10 माइक्रोफराडे है, और ये आपका 15 माइक्रोफराडे है, और ये आपका 30 माइक्रोफराडे है, और ये आपका 60 माइक्रोफराडे है। तो ये जैसे A और B पॉइंट है, तो पूछा गया, जैसे आपका पूछा गया फाइंड CAB, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपका क्या होगा। तो ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो AB के क्रॉस जब आपको इस तरह से पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो बैटरी है, जो सोर्स है वोल्टेज का, वो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस आपको लगाना है। तो मतलब बैटरी बेसिकली आपकी ऐसे लगी होगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव, इस तरह से आपका नेगेटिव है। जब भी किसी भी पॉइंट के क्रॉस पूछा गया कि भाई इस पॉइंट के क्रॉस निकालो, तो मतलब बैटरी वहां पे आपको लगा देनी है। तो आप देखो यहाँ से जो चार्ज सप्लाई आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो 2 हिस्से में डिवाइड हो रहा है। इधर डिवाइड हो गया, इधर यदि आपने Q1 ले लिया तो ये आपका टोटल चार्ज में से Q माइनस Q1 हो गया, और ये मिलके फिर से आपका Q हो गया। तो देखो जहाँ चार्ज सेम होता है वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे ऐड कर लेंगे, देखो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर क्या है, सीरीज में। तो जैसे मैंने इसको ले लिया है C1 और इसको ले लिया है आपको C2 ले लेते हैं। जैसे ये आपका C1 कैपेसिटर है, ये आपका C2 है, ये C3 है,
और ये C4 है और ये आपका C5 है। तो आप देखिए C23 आपका क्या है, ये सीरीज में है, तो सीरीज का इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपका बेसिकली ऐसे होता है। और C2 की वैल्यू आपकी क्या है, 10 है, ये भी 10 है, तो 1 प्लस 1/10 आपका 2/10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगी। तो 1/C2 3 था, तो इसको यदि आप रेसिप्रोकल लोगे तो आपका 5 माइक्रोफैराड है। अब बेसिकली इन दोनों का कलेक्टिवली आपका क्या हो गया, 5 माइक्रोफैराड है। तो अब इसको एज्यूम करो कि एक ही कैपेसिटर यहाँ पे लगा है 5 माइक्रोफैराड का, तो यहाँ से जो चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों का इफेक्टिव इसके साथ आपका पैरेलल हो गया, यानी कि C2 3 4 का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 2 3 एंड C4 है ना, C4 आपका क्या है, ये है। तो इस तरीके से आपका ये एडिशन हो जाएगा, तो 5 और 15 आपका बेसिकली क्या हो गया, 20 माइक्रोफैराडे हो गया C2 3 4। तो इन दोनों को यदि आप कंबाइन करें, मतलब इस सर्किट को रीड्रॉ करें, तो सर्किट को रीड्रॉ करने पे आपको देखो क्या मिल रहा है। तो ये एक कैपेसिटर है और ये C2 3 4 आपको कितनी मिल रही है, इसकी वैल्यू 20 माइक्रोफैराडे है ना, और ये आपका 60 माइक्रोफैराडे का है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट these 3 capacitors which is C1 2 3 4 and C5 की बात हो रही है। तो C5 आपका क्या है, 60 की वैल्यू है इसकी, 60 माइक्रोफैराड है। ये हमने कैलकुलेट करी है 20 माइक्रोफैराड है, और ये हमने ये आपको गिवन ही है 30 माइक्रोफैराड का। अब ये तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में। आपको जब भी कंफ्यूजन हो ना, तो एक मतलब कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करने के बाद फिर उसको सर्किट को मॉडिफाई कर लो यदि आपको कंफ्यूजन होती है। तो इससे क्या होता है ना कि जो फर्दर सॉल्विंग है वो आपके लिए इजी हो जाती है, और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस में आप अच्छे हो जाते हैं तो आपको दोबारा सर्किट रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रीड्रॉ किया, अब ये तीनों आपके क्या है, सीरीज में है। तो ये C इफेक्टिव, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि C1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5, इनका कॉम्बिनेशन यदि हम देखें तो आपका C2 3 4 है और प्लस C1 है और प्लस आपका क्या है, C5 है। तो इन सब की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो 1/20 है इसकी वैल्यू, ये C1 की वैल्यू 30 है और C5 की वैल्यू 60 है। 60 हो जाएगा इनका LCM, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो 1 में C इफेक्टिव। तो बेसिकली आपका 6/60 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/10। तो आपका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो आपका कितना मिल गया, 10 माइक्रोफैराडे आपको मिल गया ये। तो इस तरीके से आप ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू पे, सीबीएसई एग्जाम पे। थोड़ा सा इसमें चार्ज और वोल्टेज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो एक इस पे से इस टाइप के क्वेश्चंस भी देख लें। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, पहले आया था ये बोर्ड में। इस तरह से आपका कैपेसिटेंस आपके तीनों हैं, और ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। तो जैसे यहाँ पे इसको ये 2 कनेक्टिंग वायर्स लगी हुई हैं, और बोला गया है कि CAB इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस है वो आपका 30 माइक्रोफैराड है। तो पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो ये आज से 7-8 साल पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था। जब भी आपकी इस तरह से वायर लगी हो, तो इनका मतलब होता है कि जिन 2 पॉइंट्स पे वायर कनेक्टेड होते हैं उनका पोटेंशियल आपका क्या होता है, सेम होता है। उन पॉइंट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सीरीज पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन वो थोड़ा सा उस पर घोरघपला हो जाता है। तो हम इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग न लगा के हम एक मेथड को फॉलो करेंगे और उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, तो इंस्टेंटली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे हम यहाँ पे ये A और B के क्रॉस ये कनेक्टेड है, तो जैसे ये वाला यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट को जैसे मैंने A नाम ले लिया, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी आपका A होगा, है ना। यहाँ ये देखो, ये पॉइंट आपका B है, तो ये पॉइंट है B, तो ये भी पॉइंट आपका क्या हो गया, B ही हो गया। तो आप देखा जाए तो बैटरी A और B के क्रॉस ही कनेक्टेड है। तो ये पॉइंट हमारे पास जैसे A है और एक B है, तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो कैसे, आप देखें कि A और B के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कैपेसिटर ऐसे आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। फिर A और B और A के बीच में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो B और A के बीच में एक और कैपेसिटर आप लगा दीजिए। फिर B और A के बीच में एक और कैपेसिटर है, तो एक और। तो आप ध्यान से देखें कि जो बैटरी आपकी लगी है वो A और B के क्रॉस लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, पैरेलल हैं।
तो पैरेलल में ही इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाता है, सी इफेक्टिव यदि आप बोलेंगे तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3C, और इसकी वैल्यू इफेक्टिव कैपेसिटेंस 30 है, तो 30/3 आपका सी, यानी कि 10 माइक्रोफैराड है बेसिकली आपका हर एक कैपेसिटर। ये बेसिकली 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू बेस में आ सकता है। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और करते हैं फिर मैं। तो जैसे ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ऐसे लगे हुए हैं 4-5 कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, एंड आपको बोला गया है कि ये यहाँ पे एक वायर ऐसे लगे हुए, एक वायर ऐसे है, और ये पॉइंट ए है और ये बी है। तो ऐसा सबकी वैल्यू सी 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 और सी दिया गया है, और सी की वैल्यू आपकी क्या है 10 माइक्रोफैराड बोला गया है। तो पूछा गया है कि फाइंड सी ए बी। तो इस सेम टेक्निक का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास देखो जैसे ये पॉइंट बैटरी जो लगी हुई है ए और बी के क्रॉस बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सी बी नाम है और पॉइंट ज़्यादा होंगे तो मैं यहाँ पे नंबर्स से काउंट कर लेता हूँ। जैसे कि ये पॉइंट मैंने 1 ले लिया है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी आपका क्या होगा 1 के बराबर ही होगा। जो 1 पॉइंट पे पोटेंशियल है वही यहाँ पे पोटेंशियल होगा, और यहाँ से यहाँ तक कोई जंक्शन है नहीं, मतलब कोई वो पॉइंट है नहीं बीच में, ये दोनों सीरीज में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जंक्शन है, तो इस पॉइंट को जैसे मैंने 2 ले लिया, तो ये पॉइंट आपका क्या है 3 है, ठीक है। और सारे आपको वो पॉइंट्स जोड़ने होते हैं जहाँ पे इस तरह से 2 वायर या 3 पॉइंट से करंट ऐसे जा रहे होते हैं। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, और ये तो बैटरी लगी ही हुई है, तो ये पॉइंट आपका क्या है 3 ले लेते हैं। तो बैटरी जो है 1 पॉइंट और 3 पॉइंट के क्रॉस लगेगी, क्योंकि 1 ए के बराबर है, 1 और ए पॉइंट सेम है, और 3 और बी पॉइंट सेम है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसको यदि हम रीड्रॉ कर लें इस सर्किट को, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये ईजी हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसको हम ईजी तरीके से रीड्रॉ करते हैं। तो पहले सबसे पहले आपने जितने भी पॉइंट हैं वो ड्रॉ कर लीजिए, और हमेशा ध्यान दीजिए इसमें से इस टेक्निक में कि जिन पॉइंट के क्रॉस बैटरी लगी है वो हमेशा पॉइंट्स एक्सट्रीम में रखेंगे। तो जैसे ये पॉइंट 1 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेमिंग, जैसे आपने इसको मतलब 1 है और इसको आपने 3 पॉइंट ले लिया है और इसको 2 पॉइंट ले लिया है, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट में जहां पे बैटरी लगी है उन्हीं को लास्ट में लिखोगे। जैसे कि पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 3 है, इसका जो भी आप नाम रखेंगे ये हमेशा लास्ट में आएगा। तो 1 और बीच में आपका एक पॉइंट है, आपका 2 पॉइंट है ना, 1 2 और 3 तीन टोटल जंक्शन है, 3 टोटल पॉइंट है। तो देखो आप देखो कि 1 और 2 के बीच में यहाँ पे ये 2 कैपेसिटर लगे हैं और दोनों के दोनों क्या है सीरीज में है, तो आपने सिंपली ऐसे लगा दिया। फिर यहाँ पे 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि ये ऐसे है। फिर 1 और 2 के बीच में 2 कैपेसिटर और लगे हुए हैं, तो ये 2 कैपेसिटर आपके और लगे हुए हैं। फिर आप देखें कि 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ऐसे हो गया। तो अब यहाँ पे C की वैल्यू 10 है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो ये 10 और 10 का पैरेलल लोगे तो 1/10 1/10 2/10, ये 5 हो गया, इसका भी 5 हो गया। तो बेसिकली आपका ये कैपेसिटेंस 5 5 और 10, इन तीनों को आप ऐड कर दो, तो 10 5 15 5 20, तो C इफेक्टिव बेसिकली आपका क्या हो गया 20 माइक्रोफैराड का। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो यूट्यूब वगैरह में पूछ लिया जाता है, और कई बार क्या होता है ना कि CBSE के एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है ऐसे। तो जैसे ये हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, मैं आपको ये देता हूँ, आप ट्राई करिए खुद से इसका और निकालिए कि क्या होगा इसका आंसर। ये ऐसे हो गया, और ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है। तो ये आपका C C C C C और C इफेक्टिव आपको निकालना है, और C की वैल्यू आपकी 10 माइक्रोफैराड है। तो इसको आप ट्राई करिए, देखिए इसका आंसर क्या होता है, और यदि आपका आंसर आता है तो आप इसको कमेंट करिए क्या होगा, आई विल आंसर इट। ठीक है, तो एक इस टाइप के क्वेश्चन है। बाकी इसमें एक इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास स्लैब इंसर्ट आप जो कर रहे हैं, वो स्लैब यदि पूरे मीडियम में नहीं है, पूरे कैपेसिटर के बीच में नहीं, मतलब 2 स्लैब या 3 स्लैब या 4 स्लैब आप डाल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कैपेसिटेंस। स्लैब इंसर्शन विद इन कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर है और उस पर आप डिफरेंट टाइप के, तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि ये एक कैपेसिटर है और बोला गया है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिस पे हमने 2 स्लैब डाल दिए हैं, 2
और एक स्लैब आपका जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका d/3 है, तो ये डिस्टेंस आपका यहाँ पे 2d/3 है, और इसका K1 है और K2 है। तो बोला गया है कि फाइंड द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, है ना। फाइंड द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो इसमें हम अप्रोच क्या लगाएंगे कि देखो हमें पता है कि ओरिजिनल कैपेसिटेंस इसका आपका जैसे आपका A/0/d था, और यदि मीडियम डाल देते हैं इसके कैपेसिटर के क्रॉस, तो जो मीडियम की वजह से जो आपका हो जाता है K टाइम्स A/0/d होता है। तो ये ओरिजिनल कैपेसिटर यानी कि इसका जो भी प्लेट एरिया आपका होगा और जो भी इसकी डी सेपरेशन होगी, तो ओरिजिनल कैपेसिटर से हम मीडियम में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल के इस वाले रिलेशन से हम इक्वेट करेंगे। तो ये हमारा अप्रोच होगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है और कैसे ये चेंज करता है। तो जैसे हमारे पास ये क्या है, दो स्लैब यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। एक स्लैब आपका ये इसकी वैल्यू अलग है और इसकी वैल्यू क्या है, अलग है ना। तो जैसे हमारे पास हम बात करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू जैसे K1 है और K2 है। तो एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो एक स्लैब जितने में पड़ा होता है ना, उसको एक सिंगल कैपेसिटर, एक बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो एक सिंगल स्लैब होगा ना, वो एक सिंगल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। और बस आपको उसमें ये फिगर आउट करना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक चीज़ याद रखिए कि ये आयनाइज करता है, और ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगी और ये नेगेटिव पोलैरिटी होगी। तो बीचों बीच इसमें आपका क्या होगा कि इंडक्शन की वजह से इसके अंदर जो है एक लेयर क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, जो कि ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है और ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। अब दोनों कैपेसिटर को यदि आप रीड्रॉ करें तो देखें ये इस तरीके से आपको कैपेसिटर मिल गया। बेसिकली ये एक कैपेसिटर मिला जिसका सेपरेशन आपका कितना है, दिया है d/3, और ये सेपरेशन आपको दिया गया है 2d/3, और दोनों का प्लेट एरिया तो आपका क्या सेम है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसका K2। तो देखो आपको साफ साफ पता चल गया कि दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे पहले इसका कैपेसिटेंस मैं ले लेता हूँ C1 है और इसका कैपेसिटेंस मैं लेता हूँ C2 है। तो C1 बेसिकली आपका क्या होगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपका K1 A/0 अपॉन में डिस्टेंस क्या है d/3 है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3K1 A/0/d हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम C2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आपका 3K2 A/0 अपॉन में 2d हो जाएगा। अब क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ये आपका बिहेव करेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 1/C12 यानी कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2, तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं C1 और C2 की। तो 1/C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3K1 A/0 अपॉन में d है, d ऊपर चला जाएगा तो d ऊपर कर दिया हमने, और सिमिलरली यहाँ पे 2d ऊपर चला जाएगा तो 2d अपॉन में 3K2 A/0, और यहाँ पे आप d कॉमन ले लें और A/0 कॉमन ले लें, तो आपका हो जाएगा 1/3K1 प्लस 2/3K2 ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप एलसीएम वगैरह ले सकते हैं और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा 3K2 प्लस 6K1 अपॉन में 9K1 और K2, ये आपको मिल जाएगा। और यदि इसका आप रेसिप्रोकल ले लें तो आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिल जाएगा, जिसको आप लिखेंगे 3K2 प्लस 6K1 अपॉन में A/0, सॉरी एक मिनट होल्ड करिए इसको, अपॉन में 9K1 K2 इंटू A/0। एक मिनट, इसका रेसिप्रोकल लेना है आपको, तो रेसिप्रोकल लेने के लिए उल्टा हो जाएगा ना, 9K1 K2 आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो आएगा 9K1 K2 अपॉन में 3K2 प्लस 6K1, और ये हो जाएगा A/0 अपॉन में d।
तो इस रिलेशन को यदि आप इस रिलेशन से इक्वेट करें तो K की वैल्यू आपको जो है वो ये मिल रही है, नहीं, K की वैल्यू आपको ये मिल रही है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जो इफेक्टिव K आपका मिल रहा है वो मिल रहा है 9K1K2 अपॉन में 3K2 प्लस 6K1। तो इस तरीके से आप इफेक्टिव K निकाल सकते हैं जब आपको इस तरह से मतलब शीट के पैरेलल लगा हुआ है। वहीं यदि ये स्लैब आपके ऐसे लगा दिए, मतलब ऐसे लगा दिए, तो उस सिचुएशन में क्या डिवाइड होता है। यहाँ पे जैसे आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो स्लैब को ऐसे, मतलब क्योंकि जब आप दो स्लैब लगा रहे हो तो एक स्लैब के बीच में आप यहाँ पे जो स्लैब लगा रहे हो उसके एरिया का प्लेट एरिया सेम है स्लैब के एरिया से, बस थिकनेस चेंज हो रही है। लेकिन जब आप स्लैब को ऐसे लगाओगे तो ये वाला जो एरिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि ये एरिया आपका दो पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक एक स्लैब होगा और यहाँ से यहाँ तक एक स्लैब हो जाएगा, तो आपका दो पार्ट में आपका एरिया डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपका जैसे थिकनेस या सेपरेशन डिवाइड हो रही है। तो मतलब जैसे आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस पे हमने दो स्लैब लगा दिए, ठीक है, इस तरह से। तो अब बोला गया है कि ये A/2 है इसका एरिया और ये आपका क्या है, इसका भी एरिया A/2 है। ये दूसरा स्लैब है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपका क्या है, K2 है। तो पूछा गया कि फाइंड C इफेक्टिव। तो ये जो देखो इजी होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये प्लेट आपने पॉजिटिव करी है, तो पॉजिटिव प्लेट करने की वजह से आपका क्या होगा कि ये जो पूरी की पूरी प्लेट आपकी क्या है, पॉजिटिव है और ये पूरी की पूरी नेगेटिव है। तो कुल मिला के हमारे पास जो है ये एक कैपेसिटर जो मिल जाता है जो कि एक सिंगल स्लैब का है और एक दूसरा कैपेसिटर हमारे पास मिल जाता है जो कि एक सिंगल स्लैब है, इसमें से K2 का और इसमें आपका क्या है, K1 का। तो अब आप इसमें एक चीज़ देखिए कि ये इस प्लेट को मैंने दो हिस्से में डिवाइड किया है ना। तो आप इस पे एक चीज़ देखें कि ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पे थी इस प्लेट में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, वही पॉजिटिव पोलैरिटी इन दोनों प्लेट पे होगी और ये नेगेटिव है पोलैरिटी, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों जो है क्या हो गए, मतलब ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये आपके पैरेलल बिहेव करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि जो भी स्लैब होगा वो स्लैब को एक सिंगल कैपेसिटर की तरह आप ट्रीट करो और फिर उसके कॉम्बिनेशंस को फिगर आउट करके सॉल्व कर लो कि सीरीज में है कि पैरेलल में। तो ये बेसिकली आपके क्या है, पैरेलल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या हो जाता है, सिंपली C1 प्लस C2 हो जाता है। और आप यहाँ पे C1 निकालें तो जैसे कि K1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2D, क्योंकि एरिया यहाँ पे हाफ हो रहा है, एरिया इसका डिवाइड हो रहा है, बाकी कुछ नहीं डिवाइड हो रहा। तो सिमिलरली C2 को भी हम कह सकते हैं कि K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2D। यहाँ पे एरिया हाफ डिवाइड हो रहा है दोनों में, है ना। तो यहाँ पे C12 यदि आप निकालना चाहते हैं तो C1 की वैल्यू क्या है, K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2D और ये आपका क्या है, K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2D। तो देखो C12 यदि आप करें तो कॉमन आप ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और जो कि ओरिजिनल कैपेसिटेंस है। तो इसको यदि हम कंपेयर करें C इफेक्टिव इज इक्वल टू K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D से, तो दिस इम्प्लाइज जो K की वैल्यू है वो आपका K1 प्लस K2 अपॉन में 2। तो इस तरह से आपका इफेक्टिव आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्टिव K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है दोनों का कंबाइन, यानी कि इन दोनों को हटा के एक सिंगल स्लैब डालें तो उस सिंगल स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको?